Hello everyone, am I audible to you? Yes, sir. Great. Yes, sir. हाँ बेटा हाँ. तो स्टार्ट करेगा. क्या? हाँ. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? तुमने कहा मैं तुमको ऑडिबल हूँ, राइट? यस सर, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट तक किया था सर, फिर उसके बाद स्टॉप हो गया था। अच्छा, वो तो वो वाला था. हाँ समझ गया मैं. एंड यहाँ पे और भी स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या नाम है, द स्टूडेंट्स हु आर देयर विद अस लास्ट दिस मे बैच, उनके साथ शायद हम लोगों ने डेफिनेट प्रोपोर्शन तक खत्म किया था. यस और नो? आर दीस स्टूडेंट्स आर हियर? वाओ. Was the batch 10? 44. नीलेश जी आप हैं यहाँ पे? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. हाउ आर यू? Fine, sir. क्या चल रहा है लाइफ में? सर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाले थे. हाँ बेटा सब करता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ. ठीक है, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैटर्स, राइट? सो वी स्टार्ट विद दिस मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है. Now in that thing, the very first classification we were doing was like matter had two type of classification according to us. Like what was the classification that is given to matter? The first one was Physical classification and chemical classification. exactly like a what is physical classification? सॉलिड, mute कर लो. लिक्विड, Solid, liquid, गैस, gas. प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन Bose-Einstein condensate. Okay. Physical classification के अंदर we know that I have solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. मैंने क्या कहा था? Yeah. If I have a particular atom in which I do have neutrons, protons, and electrons in it, now what will happen when the temperature tends to become zero? ना तो होता क्या है, ये पूरी चीजें like it will become a cloud. This matter will become a cloud. In that cloud, I have separate neutrons, protons, I have separate electrons, and another subatomic particles. So this cloud is consisting of only subatomic particles plus subatomic particles जो उससे भी छोटे होते हैं. Getting it? Like bosons हो गए, mesons हो गए, तो ये सारे भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है. बट यहाँ इन सबatomic particles का जो क्लाउड होगा ना, उस पॉइंट पे जब बनेगा उसे बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं. अंडरस्टूड? Understood? यस सर. Yeah. So Yes, that is sir. Bose-Einstein condensate. Now in chemical classification, you have one thing is known as pure substances. Another thing is known as Mixtures. impure, which is mixture. Now in mixture, what do you have? Homogeneous Heterogeneous. and heterogeneous. Right? Pure, you have two forms. One is elemental form, element. Other is compound. Right? Now, shall I rub this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Fine. सर मुझे बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ठीक से समझ में नहीं आया सर.
बेटा समझ गए। अच्छा तो पूछो ना फिर। होता क्या है, जब भी टेम्परेचर तुम 0 केल्विन पे लेके जाते हो ना, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी अट्रैक्शन रहते हैं आपस में, सब टूट जाते हैं। when they become vanished, no, तो होगा क्या, जब सब कुछ बिखर गया और टूट गया, तो मेरे पास न्यूट्रॉन अलग से आ गए, प्रोटॉन अलग से आ गए, इलेक्ट्रॉन अलग से आ गए, और ये एक क्लाउड बन जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टाइन Bose। कॉन्डेंसेट। अच्छा, और हाँ। सर इस ये और प्लाज्मा सेम होता है बट टेम्परेचर डिफरेंट होता है ना? नहीं बाबा, प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड एटम को प्लाज्मा कहते हैं। उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ा ना अलग होते हैं। कैसे अलग हो जाएंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाई टेम्परेचर पर? न्यूक्लियस टूट ही नहीं रहा है ना। अच्छा सॉरी, हीलियम और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ याद है हाँ सर। हाँ हाँ, सर गेटिंग इट। फिर प्लाज्मा में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही अलग होते हैं ना? हाँ, प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन अलग होता है। ठीक है। सर अच्छा अभी हाँ, सर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में वो सब एटॉमिक पार्टिकल रैंडम मूवमेंट करेंगे? बोस-आइंस्टाइन के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल रैंडम मूवमेंट करेंगे। हाँ, नहीं मूवमेंट क्यों करेंगे जब 0 केल्विन है? सब कुछ स्टेशनरी हो जाएगा ना, सब थम जाएगा, रुक जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 0। गेटिंग अ पॉइंट? Yes. जब टेम्परेचर ही नहीं Yes, होगा sir. तब तक काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगा? काइनेटिक एनर्जी तो हाई टेम्परेचर में आएगा ना, और टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए, राइट? तो अभी एक काम करते हैं, I'll just rub this off and I'll start with the chemical classification, right? हाँ हाँ। एक मिनट सर। सर पर अगर वो स्टेशनरी है तो वो अलग कैसे होंगे? मतलब क्या? दोबारा दोबारा। सर हाँ। पर अगर स्टेशनरी है तो वो अलग कैसे होंगे वो अच्छा पार्टिकल्स? 1 सेकेंड, जब प्रोसेस चल रहा है, राइट, तो किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट कब कहते हैं? जब आपस में अट्रैक्शन हो। जब अट्रैक्शन खत्म हो गया तो दे विल लूज देयर अट्रैक्शन, गेट सेपरेटेड, राइट? सेपरेट होने के बाद वहीं पर ही पड़े रहेंगे, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। हाँ समझा। हाँ। हाँ That's it. Okay. Now, chemical classification. First, tell me the definition of element. Element क्या है? What do you mean by element? जिसमें one kind of atom ही present. Okay. Simplest form That of means matter. matters which are made up of same atom, right? Example: oxygen gas made from O2, ozone O3, graphite जिसमें कार्बन होता है, सिर्फ कार्बन होता है, डायमंड सिर्फ कार्बन होता है। गेटिंग अ पॉइंट? सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। सोडियम मेटल के अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स होते हैं, मैग्नीशियम मेटल के अंदर बहुत सारे मैग्नीशियम के एटम्स होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? फॉस्फोरस P4, गेटिंग इट, इज अ व्हाइट फॉस्फोरस कहते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस, लाइक P4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, 3 फॉस्फोरस ट्राइंगल बनाते हैं नीचे ऐसा, और एक बीच में होता है इधर, जो कि सारे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, ऐसा, इसे P4 कहते हैं।
तो अगेन सेम एटम से मिलके बना हुआ है। सल्फर भी पता तुमको, एसिड, वो तुम्हारा वो क्राउन शेप याद है, बचपन में पढ़ा होगा, ऐसा ऐसा दिखता है। ओए पढ़ा है ना, पढ़ा है ना? Yes, sir. हाँ this is element, right? Elemental form of it. Now another thing is compound. What is compound? सर फुलरीन एलिमेंट है क्या? हाँ क्यों नहीं, मक मिनरल फुलरीन सिर्फ कार्बन से बनता है ना बेटा, एलिमेंटल फॉर्म हो गया ना वो भी। Matter which is made up of different atoms chemically bonded together in a fixed ratio. I'm so proud of you. What is that? Matter which is formed by Two or more elements. two or more elements combined together in a fixed ratio. Getting it? Obviously, two or more elements की जगह two or more different types of atom भी लिख सकते हो, different atoms, right? In a fixed ratio by its number. Example, carbon dioxide, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन and 6 ऑक्सीजन to form glucose. H2O. Understood? हाँ H2O, water. हाँ हाँ, पानी तो सबको चाहिए होता है। लो हैप्पी डन। Shall I rub this? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. Great. Take 1 minute. 1 minute, sir. Take it. No big issue. हो गया सर। Good. Okay. Now, where were we? Mixture. Mixture is of two types. What was a mixture? Matter which is made up of what? Matter which is made up of Two or more compounds. More than one pure two substance. or more molecules. Two or more molecules. That is elements and compounds. Mixed together randomly without any fixed ratio. Understood? जब भी रेशियो फिक्स नहीं होती उस मिक्सचर को उस पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मिक्सचर कहा जाता है। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग इट?
जब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड आपस में मिक्स करता है. Getting it? Now understand that are they reacting chemically or they are just a mixture like salt and water? Oh, are they reacting chemically? Is it possible for sodium to form a bond with water? Na plus? No, right? Nothing will happen here. So shall I rub this thing? Now mixture is of two types. Tell me homogeneous or heterogeneous. मतलब क्या होता है? So I have two types of mixture. One is homogeneous. Other is heterogeneous. In homogeneous, a substance clearly mixed. In homogeneous? In homogeneous, non-uniform composition. at any point in the mixture, the content of both molecules is like consistent. Sir, uniform chemically bonded. इतनी heavy इंग्लिश बोल रहे हो, इतनी heavy डेफिनेशन बोल रहे हो, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पता क्या बोलना क्या चाहते हो? like सर मतलब हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. क्या रहते हैं हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड? क्या मजाक चल रहा है? मॉलिक्यूल्स. उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो मैटर में से किसी Chemically bonded. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके लिसन, समझ गया. तुम कह रहे हो कि होमोजेनियस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है ना हर जगह सेम रहता है. एग्री? इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. ऐसे ही बोल रहे हो ना? Yes, sir. हाँ. और हीट्रोजीनियस का तुम बोल रहे हो कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. ऐसा ही बोलना चाहते हो तुम लोग? करेक्ट? Yes, sir. ऐसा नहीं होता. Homogeneous are molecules which are chemically bonded together. बस मिक्सचर में कौन सा केमिकल बॉन्ड है? So homogeneous molecules are alike, like same. अरे ना बाबा, ना. अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है, आई एग्री, तो आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, चाय पिए घर पे कभी? लाइक हैव यू मेड टी? Yes, sir. तो एक काम करना, एक ट्रांसपेरेंट सा ना छोटा सा ग्लास लेना, प्लास्टिक ग्लास लेना, उसमें वाटर डालना, लेजर लाइट पास करोगे तो लेजर लाइट का पाथवे दिखता नहीं उसमें से. फिर ना एक ड्रॉप, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप वो टी का उसके अंदर डाल देना और जस्ट मिक्स कर देना. जब तुमने टी का ड्रॉप मिक्स किया तो जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है टी का वो होमोजीनियसली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा तुम्हारे हिसाब से? जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टी का हर एक जगह सेम रहेगा, हाँ कि ना? सेम चीज तुम 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क के साथ भी कर सकते हो. जस्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इनसाइड वाटर, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. एग्रीड और नॉट? Yes. है ना? Yes. है ना? तो उस सॉल्यूशन को मैं होमोजीनियस बोलूं कि हेट्रोजीनियस बोलूं? Heterogeneous. ऐसा काहे को? क्योंकि तो वो collide form substance equally नहीं, वो distributed कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा. कहीं पीछे से आवाज आई मुझे. ठीक है, वो कोलाइडल फॉर्म होगा. solute remain नहीं रहेगा. अरे बाबा, सॉल्यूट तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना वाटर के अंदर. अगर तुम उसके बाद लेजर लाइट पास करोगे ना, लेजर लाइट का पाथवे दिखता है. क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्यूट के जो सर वो पार्टिकल लगेगा कि होमोजेनियस है पर वो एक्चुअली हेटेरोजेनियस होगा. एग्जैक्टली लगता है होमोजीनियस है, होगा हेटेरोजीनियस, बट यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है? पॉइंट ये है. हाँ, अगर यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारी डेफिनेशन गलत होती है ना इस जगह. Yes, sir. यस सर. है ना? और तुम्हें पता है लेजर लाइट का पाथ दिखता है, वो कौन सा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लेजर लाइट का पाथ दिखता है? Tyndall effect. Tyndall effect. हाँ, करेक्ट, Tyndall effect. Now just tell me one thing, homogeneous solution, heterogeneous solution. अभी क्या है सीन? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Whenever we cannot see a boundary between solute and solvent. Whenever we cannot see a boundary between solute and solvent, either by naked eyes or
by light microscope. तो अगर तुमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया ना वाटर के अंदर और उसको आंखों से तो तुम देख नहीं सकते हो कि चलो Na+Cl माइनस यहाँ जा रहा है, कभी देखा है कभी आंखों से कि हाँ वो नमक जा रहा है इधर उधर, कभी देखा ऐसा? देखा? नो सर। नो सर नो। और अगर उसका थोड़ा सा भी सॉल्यूशन वाटर के अंदर डालो ना, मतलब सॉल्यूशन क्या नाम है उसको, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तभी तुमको Na+ और Cl- में दिखेगा। मतलब तुमको Na+ और वाटर के बीच में कोई बाउंड्री विजिबल है? नो। No, sir. उसे होमोजीनियस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। एंड वेन एवर there exists a boundary, there exists a boundary which can be seen by naked eye. That means sand in water, suspension, or under light microscope. That is colloidal solution. तो अगर मिल्क का एक ड्रॉपलेट वाटर के अंदर डाला ना और उस सैंपल को तुमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो यू कैन सी अ बाउंड्री बिटवीन मिल्क पार्टिकल एंड वाटर, यू कैन सी अ मिल्क सॉल्यूट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुमको मिल्क का जो पार्टिकल है ना वो दिखता है, तो मतलब मैं उसको क्या बोलूं, होमोजीनियस की हिट्रोजीनियस? Heterogeneous. और यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में कुछ नहीं डिपेंड करता है। हाँ, सारे होमोजीनियस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म होता है, कोई डाउट नहीं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और Non-uniform. एग्जैक्टली। एक बात बताओ, एज O2 + N2 कोई बाउंड्री है क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में? कुछ दिख रहा है क्या कुछ ऐसा? नो सर। क्या है? कौन सा सॉल्यूशन है? नहीं. कौन सा सॉल्यूशन है? Homogeneous. वेरी गुड। Homogeneous. अगर सपोज करो तुमने कोई भी Homogeneous. मेटल, हाँ वेरी गुड, कोई भी मेटल डाल दिया, एग्जांपल प्लैटिनम ले लो या फिर पैलेडियम ले लो, उसको ऑक्सीजन के साथ एक कंटेनर के अंदर बांध के रख दिया, तो कोई बाउंड्री दिखेगी तुमको? Yes, sir. हाँ ऑब्वियसली प्लैटिनम मेटल है, ऊपर गैस है, तो बाउंड्री तो है ही ना दोनों के बीच में, दिख रहा है ना प्लैटिनम? तो क्या होगा Yes, ये? sir. Heterogeneous. होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, चॉक प्लस शुगर। Heterogeneous. वेरी गुड वेरी गुड। हीट्रो देख सकते हो बाउंड्री, राइट? अच्छा ऑयल एंड वाटर? Heterogeneous. हीट्रोजीनियस। बात समझ में आई? बात Yes, समझ में sir. आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट। सर फिर जब हम लोग को सिखा रहे थे तब मतलब 9 पे जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था, तब ये एग्जांपल क्यों दिया था कि मतलब सॉल्यूशन में से किसी भी पार्ट को लेंगे होमोजेनियस में से तो उसका रेशियो सेम ही रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का? Board is not clear. Am I audible to you? Sir, voice बहुत low है. Sir, voice नहीं आ रही. Sir, your voice is not coming. नहीं आ रहा. Give me a minute. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Great. Okay. Now you understood that side of this. Hey, board is सर clear, वो right? सर हाँ. हाँ वो हेट्रोजीनियस के यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की साइड में क्या लिखा है? Colloidal solution. Okay. Getting it? अच्छा हटाओ इसको भी, कहो हाँ. सर डाउट है हाँ बेटा बोल, डाउट बोल, आज बोल ही दे डाउट. सर
जो अगर होमोजेनियस में अगर हम पानी में अगर हम सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट आयनाइज होकर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो होमोजेनियस बन जाता है ना। क्या बनता है? होमोजेनियस। हाँ हाँ। तो वो डिसॉल्व हो रहा है, तो उसमें आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बॉन्ड वाला पॉइंट भी तो सही होगा। 1 सेकेंड, कौन से आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मुझे बता। वो तो Na और Cl के बीच में। सुन ना, सॉल्ट डाला, सॉल्ट तूने वाटर के अंदर डाला, तो Na प्लस और Cl माइनस में तो ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड है ना। हाँ हाँ, तो अगर डिसॉल्व हुए तो वाटर अब Na प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। जो अट्रैक्शन है वो तो नॉर्मल अट्रैक्शन है ना, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ा, वो तो नॉर्मल अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा। फिजिकल अट्रैक्शन और केमिकल अट्रैक्शन में फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। बॉन्ड नहीं बना रहा है, केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा है उसके साथ, ठीक है। तो इज जस्ट अ सॉल्युबिलिटी जो फिजिकल प्रोसेस में गिना जाता है। वो सॉल्ट वो सैंड प्लस कुछ लिखा है वहां पे, नेकेड वो हेट्रोजीनियस प्लस वाटर हेट्रोजीनियस। ओके। हाँ, सस्पेंशन है वो, सस्पेंशन हेट्रो लिखा है। हटाऊं अभी? यस सर। यस सर। हटा Yes, sir. वेरी गुड। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अब आज के बाद डाउट नहीं होगा ना कि होमोजीनियस क्या होता है, Sir. हेट्रोजीनियस क्या होता है? या सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर फिर हमें 9th में ये एग्जांपल दिया था ना कि होमोजीनियस में किसी भी पार्ट को अगर लेंगे तो उसका रेशियो सेम ही होगा, मतलब सोल्यूशन में से किसी भी पार्ट को अगर लेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो सेम होगा। हाँ तो सर फिर वो क्यों दिया था? अगर होमोजीनियस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म रहता है, बट ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है होमोजीनियस के लिए, क्योंकि हेट्रोजीनियस के अंदर भी कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन मेनी टाइम्स यूनिफॉर्म रहता है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज बेस्ड ऑन बाउंड्री। तो मिल्क और वाटर में बाउंड्री दिखती है हर बार? हाँ, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है। ओके सर, ठीक है, चले आगे चले। Okay, now listen. Now we have to do some basic laws, like basic laws of chemical combination. So some basic laws of chemical combination. ठीक है, some basic laws of chemical combination. Now पहला सबसे basic laws कौन सा होता है? Law of conservation of mass. conservation of mass. देखो एक चीज सुन लो, ये तब के लॉज हैं जब नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, एंड एवरी पर्सन वाज एक्चुअली कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट मास। वो बोलते थे यार चलो ठीक है 12 ग्राम कार्बन आया, 12 ग्राम ऑक्सीजन आया, तो रिएक्शन हुआ, इतना ग्राम ये बना, तो वेट के साथ खेलते थे, वो नंबर्स के साथ आज तक नहीं खेले। बहुत टाइम पहले की बात है, तो बहुत टाइम पहले सबको मास के साथ खेलना पड़ा, ठीक है। तो बोलते थे कि 12 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 16 ग्राम मीथेन बना रहा है। तो जो वेट कंजर्वेशन का थ्योरी आया ना, वहां से आया। तो ये जितने भी बेसिक लॉज है ना, वो नंबर पे नहीं है, वो किस पे है, किस पे डिपेंड करते हैं? वो मास गेटिंग इट? हाँ, मास पे डिपेंड करता है। अब मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट दे एक्चुअली टेल अस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, during a chemical reaction, mass of reactant will be equal to mass of what? Mass of resultant product produced. That is, mass will remain
conserve during a chemical reaction. यार एक बात पूछना चाहता हूँ मैं. सपोज करो मेरे पास नाइट्रोजन है एंड मैं उसको ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ. तो मैंने लेट्स से 2NO2 बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया. ठीक है. यार एक बात बताओ, जितना नाइट्रोजन इसके अंदर आया वो कहाँ से आएगा? इसमें से आएगा ना? रिएक्टेंट से. इससे आएगा ना. तो जितना भी वेट इसका था वो पूरा इसके अंदर गया. ये सुनो, यस. इसके अंदर जो ऑक्सीजन आया वो कहाँ से आया? रिएक्टेंट. हाँ, जितना भी वेट ऑक्सीजन का होगा वो यहाँ चला जाएगा. तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? मास कंबाइन ही हो रहा है ना. देखा जाए तो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं. तो जितना भी मास था आपस में रिएक्ट करके ही मास बना रहा है. करेक्ट. तो उसका मास कितना होगा नया वाला? रिएक्टेंट के दोनों रिएक्टेंट के मास के इक्वल. ये तो कॉमन सेंस है ना. क्या ये कॉमन सेंस है ना? अगर सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको डिकम्पोज करवाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना. तो इसमें से जितना कार्बन आया कहाँ से आया? यहाँ से आया ना. तो जितना भी कार्बन यहाँ पे था, जितना भी मास कार्बन का यहाँ पे था वहां यहाँ चला गया. ऑक्सीजन का कुछ मास इधर गया और ऑक्सीजन का कुछ मास इधर गया, है ना? है ना? यस सर. कैल्शियम का जितना भी मास था वो इधर गया. तो मतलब देखा जाए तो ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है ना, कि भैया कुछ मास यहाँ पे था, फिर इसमें डिसोसिएट हो गया, इसमें आ गया, तो कुछ मास यहाँ पे आया, कुछ मास यहाँ पे आया. आ तो यहीं से रहा है ना. तो 3 ऑक्सीजन एटम थे, 2 यहाँ आ गए, 1 यहाँ आ गए. एक कार्बन था, एक कार्बन यहाँ आ गया. एक कैल्शियम था, कैल्शियम यहाँ आ गया. तो मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना भाई. तो मतलब जितना मास यहाँ पे होगा उतना मास यहाँ जाएगा. पहले इतना कॉमन सेंस नहीं लगाया था बिकॉज नंबर नहीं पता था, वेट के साथ खेलते थे वो. गेटिंग इट? तो ये तो हमें हमारे लिए तो बहुत प्रीटी कॉमन सेंस है ना कि जितना मास लोगे उतना मास बनेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये केमिकल रिएक्शन है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन है? मैं मान सकता हूँ रेडियो एक्टिव रिएक्शन के अंदर नया न्यूक्लियस बनता है. जब नया न्यूक्लियस बनता है तो नया मास चेंज होता है और मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर. इतना मैं मानता हूँ. तो ये केमिकल रिएक्शन है कि न्यूक्लियर रिएक्शन है? मैं न्यूक्लियस के साथ था. वेरी गुड. मैं नया एलिमेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं उन्हीं एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करा रहा हूँ. मेरा भैया नाइट्रोजन यहाँ से आके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना लो. गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ Yes. पॉइंट? Yes, sir. चलो अब दिस नाउ. Yes, sir. So I didn't understand that. Yes. What? So the last wala point I didn't understand. I said ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना. केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? एटम आपस में एक्सचेंज हो रहा है. तो जितना मास पहले होगा वो एक्सचेंज होके नया मास बन रहा है. तो एक्सचेंज से मास चेंज होता है क्या? तो देखना, तुम्हारे पास 10 पेंसिल है और 10 पेन है. तुमने क्या किया, इनको अलग से रख दिया, जिसमें 7 पेंसिल 2 पेन अलग से रख दिया और बाकी अलग से रख दिया. तो मास चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. इट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ एटम्स ना. जब भी कोई नई रिएक्शन हो रही है उसमें एटम्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं ना. तो मास आपस में एक्सचेंज हो रहा है. कोई नया मास बन रहा है क्या? नो सर. हाँ, बात का तो मास कंजर्व रहेगा, है ना? क्या कुछ भी हो. चलो अब दिस. यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. ए, बात समझ में आई? वो डाउट गया? कहाँ गया? Yes, sir. हाँ. So तो basically वो बस exchange हो रहे हैं, remove नहीं हो रहे हैं. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिमूव होता है कि एक्सचेंज होता है? Exchange. हाँ, एक्सचेंज होता है. तो नए नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नया एक्सचेंज हो रहा है, मास सेम रहेगा. चलो अब दिस नाउ. से यस. फॉर गॉड सेक से यस. यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. हम एक बात सुनो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. ओके, सुनो.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और वाटर वेपर निकला, ठीक है। लेट्स से 34 प्लस 40 कितना होता है? 74 74 into 2 कितना होता है? 73. अरे यार 17 नहीं, 34 प्लस 40 is 74. 74 into 2 कितना होता है? 148. ठीक है, 148 ग्राम मेरे पास ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने हीट किया, अच्छी तरह हीट किया, ठीक है। तो 112 ग्राम मेरे पास सॉलिड आया। मुझे पता है कितना वाटर निकल रहा है, ठीक है। इस वाटर को ना मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला। कॉपर सल्फेट ने पूरा वाटर एब्जॉर्ब किया। कॉपर सल्फेट एक सैंपल था, ठीक है। इस सैंपल के अंदर लेट्स से 600 ग्राम कॉपर सल्फेट थे। तो 600 ग्राम कॉपर सल्फेट ने वाटर एब्जॉर्ब करके कुछ वाटर सल्फेट .5H2O बन गए जो ब्लू कलर हो गए, ठीक है। और ये एनहाइड्रस था। एनहाइड्रस मतलब व्हाइट कलर का, एनहाइड्रस मतलब बिना वाटर के साथ। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। तो सडनली जब वाटर आया ना इसके अंदर, इसने गेन किया और ये ऐसा हो गया। तो मुझे एक चीज पता करना है, पहले तो कितना वाटर निकला और फाइनल वेट सैंपल का कितना होगा? 36 ग्राम वाटर निकला। 148 पहला था, 112 बचा, तो बचा कितना वाटर? 148 माइनस 36 ग्राम। 36 ग्राम। तो 36 ग्राम का 36 ग्राम कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कॉपर सल्फेट। और इसका वेट कितना हो जाएगा? 636. बात समझ में आया? Yes sir. बात समझ में आई कैसे करना है इसको? राइट? Yes sir. You understood how to do it, sir? Up this now. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. सर सर पर वो पांच हाइड्रोजन सॉरी 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं ना एब्जॉर्ब, तो इनटू 5 होना चाहिए ना। अरे नहीं बाबा, जितना वाटर यहाँ इसने दिया उतना ही एब्जॉर्ब करेगा ना। ओके, तो वैसे प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्वियसली उतना ही बनेगा, पूरा थोड़ा ना बनता, थोड़ा ये भी बचेगा उसके अंदर। ओके ओके हाँ सर इस लॉ में एक्सेप्शंस भी होते हैं ना, आपने वो पहले बताया था। क्या? नहीं, मास में कहाँ एक्सेप्शन होता है? अच्छा, मास में न्यूक्लियर रिएक्शन रहेगा ना, उसमें तो रहेंगे ना, वो केमिकल रिएक्शन थोड़ा ना। दिस इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। तो मैं ये सारे लॉ सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए लगाऊंगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए नहीं लगाऊंगा, है कि नहीं? हाँ सिंपल, राइट। नाउ लिसन एवरीवन, एक और कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये है इम्प्योर मिक्सचर, जिसके अंदर ना थोड़ा बहुत सैंड है, थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ग्लोबल सॉल्ट पड़ा है, Na2SO4.NH2O। इसको ना ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, GLAUBER अपॉस्ट्रोफी, ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। जब इसको हीट किया ना तो कुछ सब्सटेंस बच गया इसके अंदर। क्या क्या बचा? ऑब्वियसली सैंड वैंड बच गया, कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, प्लस ग्लोबल सॉल्ट ने वाटर दे दिया और क्या कहते हैं ऐसा आ गया। तो इसने क्या क्या दिया? इस पूरी रिएक्शन ने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दिया और कुछ वाटर दिया। एग्रीड? लेट्स से इनिशियली ये 1 किलो था। कितना था? 1 kg. 1 kg. तो लेट्स से 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, टोटल सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। लेट्स से कितना, ये मेरे को 500 ग्राम दे रखा था, ठीक है। एंड 100 ग्राम ये निकला,
लेट्स से फाइनली कुछ 700 ग्राम ये बचा, तो पहले तो ये बताओ कि वाटर कितना ग्राम निकलेगा। 200 ग्राम। पहले कितना था? 200 ग्राम। 1000 ग्राम का ये था, यस। राइट? 1000 ग्राम का ये था, उसमें से 100 ग्राम ऊपर ये निकला, नीचे कितना निकलेगा ये? 200 ग्राम। 200 ग्राम। 200। 700 प्लस 200 ग्राम, करेक्ट? 200. Now understand one thing. I have 100 grams of carbon dioxide. That 100 grams of carbon dioxide इसने absorb किया. कितने ग्राम ने absorb किया? COH twice. 500 इस ग्राम। सैंपल का मास कितना होगा? 600. 600 ग्राम। 600 grams. Understood? Yes, That sir. is known as conservation of मास। Mass. Mass. exactly. Conservation of mass. Done? Yes, बताओ sir. इसको. Say yes. Yes, sir. Yes, sir. कौन हंस रहा है? अच्छा, okay. Now next. Sir, which chapter is comparatively easy? Atomic structure or mole All concept? chapters are comparatively easy. And mole concept is very pretty common sense stuff. It doesn't have anything. कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. Okay, sir. मतलब सबसे सिंपल चैप्टर तो मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है. एनीवेज लिसन, सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन definite and constant proportion. हाँ बताओ क्या बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? सर अगर हम कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेंगे तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का वो रेशियो रहेगा, वो कोई यूनिवर्स में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का सेम रहेगा. हाँ मतलब उसने कहा लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना. चाहे तुम उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी निकालो, कैसे भी बनाओ, किसी भी तरीके से उसका क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन करके बनाओ, कुछ भी करके बनाओ, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन का वेट है और जो ऑक्सीजन का वेट है उसका रेशियो क्या रहेगा? हमेशा Constant. उसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल CO2 है. सर यू हैव taught this before. Beta, I have taught you this before. I never taught this thing to the May batch students. Now after this thing, everything will become same. Then we'll start with law of multiple proportion, जिसमें तुमको लिखना है, ठीक है? Now understand how I formed carbon dioxide. कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन गैस के साथ हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आया. ग्लूकोज को बर्न कर दिया जो तुम्हारे बॉडी के अंदर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, राइट. कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आया. और क्या तरीके हैं? और भी बहुत तरीके. पेट्रोल है, मीथेन गैस है, उसको बर्न कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. एयर के अंदर में से इसको एक्सट्रैक्ट कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ना. कोई भी मॉलिक्यूल लाइक व्हाट इज दैट, ग्रेफाइट, एनीथिंग, किसी भी चीज को तुम बर्न करो, कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल C12H22O11 को बर्न किया तो ये आ गया. सो बाय एनी प्रोसेस इफ आई एम गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा कितना वेट कितना होता है कार्बन का, कितना ग्राम होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन? 12. और ऑक्सीजन का 16. 16 into 2 जो 2 है ना, 32. तो 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ है? 32. हाँ, तो रेशियो क्या हुई? 4 से डिवाइड करो, 8. तो उसने कहा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना
तो कार्बन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो हमेशा एक सिंपल नंबर बियर करेगा, सिंपल रेशियो बियर करेगा। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा और बनेगा उसमें कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास का यही रेशियो आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन? इतना समझ में आया? यस इतना Yes, समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है। अभी व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन? बोलो। जब भी एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उसमें जो मास रेशियो होता है एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होता है? defined. फिक्स होता है, फिक्स होता है और ऑलवेज बेयर्स अ सिंपल रेशियो। ठीक है, तो लिखो एक उसका स्टेटमेंट लिखो। टू और मोर एलिमेंट्स will combine together. Two or more elements will combine together in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass, in order to form. In a fixed ratio by mass, in order to form a particular compound. In order to form a particular compound. And the weight ratio of these elements, the weight ratio of these elements will always bear, the weight ratio of these elements will always bear a simple ratio. The weight ratio of these elements will always bear a simple ratio. Done? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना सब कुछ कर लिया तुम लोगों ने, I'm very happy about it. Sir, Abdul? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Okay, listen. Sir, last line please. हाँ, last line क्या बोली थी? हाँ, the ratio between the elements will always bears a simple ratio. The ratio of the weights of different elements will always bears a simple ratio. ठीक है? Listen, drawbacks. पहले drawbacks से पहले एक बात बताओ। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में एक मैटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। उसने ये नहीं बताया कि मैटर क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है। उसने बताया कि एक सोर्स है ए, ठीक है, एक सोर्स है ए, उस सोर्स से मैं ये मैटर बना रहा हूं हीट करके। एक और सोर्स है सोर्स बी, उसको हीट करके यही मैटर बना रहा हूं। तीसरा सोर्स है सोर्स सी, उसको हीट करके मैं दोबारा से यही मैटर बना रहा हूं। एक सोर्स है, वहां से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। एक सोर्स है, वहां से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। एक सोर्स है, वहां से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। एक सोर्स है जहां से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, राइट। एंड moisture in air, I'm extracting this. तो अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं? I'm extracting this matter from different sources. और उस मैटर के अंदर ना the ratio of weight of elements is always fixed and that is 1:8. जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है ना उसके अंदर हमेशा फिक्स्ड है। तो ये बताओ, ये जो मैटर है
वो कंपाउंड होगा या फिर मिक्सचर होगा? जो मैटर एक्सट्रैक्ट किया मैंने, ये कंपाउंड होगा कि मिक्सचर होगा? कंपाउंड। हाँ, क्योंकि कंपाउंड के अंदर रेशियो हमेशा फिक्स रहती है। कंपाउंड के अंदर वो रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। मिक्सचर होता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ से कुछ और रेशियो आता है, यहाँ से कुछ और रेशियो आता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट देंगे ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो जो रेशियो होगा दोनों के बीच में वो अलग अलग होगा। जब तक ये कंपाउंड ना बने तब तक क्या रेशियो फिक्स रह सकता है? नो सर। ओए, बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं। अगर सपोज करो मैंने एयर से हवा से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया होता, मेरे पास कोई और सिलेंडर है, गैस चैम्बर है, वहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया होता, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक मिक्सचर ही है ना। तो क्या सिलेंडर वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हवा वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन सेम होता कि अलग अलग होता? सेम होता। अलग अलग होता। अलग अलग होता। अलग अलग होता तो रेशियो सेम आता कि अलग अलग आता वेस्ट का? अलग 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 आता। अलग अलग आता। अंटिल अनलेस मेरे पास एक फाइनल कंपाउंड ना है तब तक क्या रेशियो सेम हो सकता है क्या? नहीं नो सर। हाँ, तभी मैंने बोला था इसलिए उसको क्या बोलेंगे, फाइनल कंपाउंड बोलेंगे कि मिक्सचर बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। हाँ, दिमाग खोला थोड़ा इस बारे में। हाँ, कंपाउंड बोलेंगे। सर अब दिस नाउ। सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछ। सर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग है ना? हाँ, बट कंपाउंड भी तो अलग अलग है। मैं तो सर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों लेके आओ? तो अलग कंपाउंड हो गया ना ओके सर। बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो अलग कंपाउंड हो गया। यस। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तब उस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अलग अलग रेशियो होगा। ओके सर, समझा। एग्रीड? यस सर। समझा तो? हाँ। नाउ राइट डाउन ड्रॉबैक्स। अभी बताया क्या है ड्रॉबैक्स? राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ दिस लॉ। हाँ, आइसोटोप। हाँ बेटा, आइसोटोप्स। रुको ना। नाउ सर अब दिस। सर ये पहले भी पढ़ा था सर शायद आपने। बेटा ऑब्वियसली पढ़ा है, बट सबको नहीं पढ़ा है। तुम्हारे साथ आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पढ़ा है, ठीक है? ठीक है। यस सर। तो उन सब बच्चों को यहाँ तक कॉमन पढ़ाया है, जहाँ तक तुम लोगों को पढ़ा दिया है मैंने। तभी मैंने क्लास जब स्टार्ट करी थी ना, तब पूछा था कि कौन कौन से बच्चे बैठे हुए थे, याद है ना? तो वो स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर देता मैं। एनीवेज, अभी सुनो ना, इम्पोर्टेंट चीज है ड्रॉबैक। हाँ बोल। सर मेरा वीडियो लैग हुआ था और ऑडियो भी लैग हुआ था, तो मेरे को पूछने से डाउट है कि लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन तभी अप्लाई होगा जब एक जो हमारा जो कंपाउंड होगा तभी अप्लाई होगा ना? हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। ओके, उतना डाउट है हम। हाँ, उतना ही हमेशा वही होगा, राइट? ओके, ड्रॉबैक इन केस ऑफ आइसोटोप्स, atoms will have different mass. In case of isotopes, atoms will have different mass, and because of that, ratio changes. Ratio of mass changes. Because of that, ratio of mass changes. Getting a point? Now एक चीज मुझे बताओ, एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, अगर तुमको पता है। कार्बन 14 होता है और कार्बन 12 होता है, राइट? ऑक्सीजन के ना दो आइसोटोप्स होते हैं, O16 होता है और O18 होता है। क्वेश्चन ये है
कि अगर ये सारे आइसोटोप्स ले लूं और मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप, मेरे पास कितने टाइप के कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? सर मैं वापस Question लॉग ये। आउट हो गया सर, वापस समझोगे? हाँ, मैंने कहा कि अगर कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं 12 और 14, ऑक्सीजन के हैं 16 और 18, ये आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो मुझे ना ये पता करना है पहले तो कितने डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड पॉसिबल है। पहले ये बताओ। 4 सर। सोच के बताना। सर 8। 4 अच्छा सर आंसर 8। अच्छा Sir, 6. एक बात, 6 6 8 क्या? देखो एक काम करते हैं, CO2 के अंदर ना पहले कार्बन 12 ले लेते हैं, ठीक है, फिर स्टडी करते हैं। सपोज दोनों ऑक्सीजन 16 है, तो एक CO2 पॉसिबल है। 12 कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन 18 के, कोई डाउट? और 12 कार्बन के साथ 12 आइसोटोप्स के साथ जो दोनों ऑक्सीजन है, एक 16 का ले लो और एक 18 का ले लो, तभी तो CO2 बनेगा ना। अरे तभी भी CO2 बनेगा ना। यस सर। हाँ, तो कितने पॉसिबल है? इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या? 12 कार्बन के साथ दोनों 18 ले लो, दोनों 16 ले लो, एक 16 एक 18 ले लो, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसके अलावा? है नो क्या? सर। नहीं ना। तो एक बार बताओ, अगर 12 के साथ 3 पॉसिबिलिटी तो 14 के साथ हाँ, तो तीन। कितना हो गया टोटल? 6 CO2 आर पॉसिबल, ठीक है। और इस CO2 का जो वेट रेशियो होगा वो होगा 12:32। इस CO2 का वेट होगा 12:36। सेम है क्या अलग है? अलग अलग है। और अलग इसमें है। क्या बोला था, क्या होना चाहिए? सेम। सेम। होना चाहिए। सेम है क्या? नहीं सर। नो नहीं। सर। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आया ना? तो एक बात बताओ, जब वाटर बनता है H2O, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम। और ऑक्सीजन के 2 हैं, O16 और O18। तो मुझे ये बताओ कि कितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है? कितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है? तो सर 6। 6 सर 6। 12 कितने? सर 12। 12 12 कितने पॉसिबल है? 12। ओके, हटाओ इसको, ड्रॉबैक को। कैसे? मेरे पास सर 9। ऑक्सीजन 16 ले लो, ठीक है। 2 सर हाइड्रोजन है। 9 सर 9। सुनना, सर 9। ऑक्सीजन कितना लो? 16 सर लो। 9। यस सर। H2O आ गया, राइट। तो ऑक्सीजन 1 16 ले लो, ठीक है। अब बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो HOH ले सकते हो, H2O। DOD ले सकते हो, सिर्फ दोनों ड्यूटेरियम हो। दोनों ट्रिटियम भी ले सकते हो, TOT। करेक्ट? अरे Yes, करेक्ट sir. किया? अच्छा, Yes, sir. अब कॉम्बिनेशन रह गया। H और D साथ में आ सकता है, H और T साथ में आ सकता है, और D और T साथ में आ सकता है। करेक्ट? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? HD भी ले लिया, HT भी ले लिया और DT भी ले लिया, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सर TD। 18। कितने? ऑक्सीजन 18। हाँ, ऑक्सीजन 18, वो तो अलग चीज है। इसके लिए 6 आ गए, और अगर ऑक्सीजन 18 लूं तो कितने आएंगे? और 6। तो टोटल कितने है? 12 12। हाँ 12, 12। आई विल गेट 12 प्रोडक्ट। एग्री? Yes, sir. यस सर। चलो हटाओ इसको। यस Now सर। listen, सेकेंड ड्रॉबैक है, उसने कहा था सिंपल रेशियो होगा। कितना रेशियो होगा? सिंपल रेशियो, राइट। एक बार बताओ, सुक्रोज ले लिया, C12H22O11, तो C12 के अंदर 12 × 12 हो गया,
इस टू 22 इंटू 1 हो गया, इस टू 11 इंटू 16 हो गया। एक बात बताओ, किस एंगल से सिंपल रेशियो लगता है? What, sir? Can you repeat? It says that the ratio, the weight ratio, no, for elements will always bear the simple ratio. लिखवाया था लास्ट में, it always bears a simple ratio. तो मैं ये किस एंगल से सिंपल रेशियो लग रहा है क्या सिंपल रेशियो है? कहीं से भी नहीं लग रहा है। No, sir. तो ये it is not a simple ratio. So I don't have a, it's not a simple ratio. So that is the second drawback, right? Understood? Yes, sir. We लिखो इसको and then write down law of multiple proportion. Next heading लिखना law of multiple proportion. सर हम लोग जब इस लॉ का ड्रॉबैक्स कर रहे थे तब आपने तो वो आयन वाला एग्जांपल दिया था Fe. हाँ पता है मुझे. That I'll do in principle of charge neutrality later on. Okay. ठीक है? That will be covered later on. Done? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Done. अभी तो नो आया ना एक जगह से. 2 मिनट सर. हाँ बेटा. हो गया सर. हो गया सर. Now the next thing is, sir, today class up to what timing? Class शुरू कितने बजे? 6 बजे हुई थी ना? तो 7:30. Half an hour more. ठीक है? हाँ. Now listen. Where are we? Law of multiple proportions. Yeah. Law of multiple proportion. Right? Law of multiple proportion. उसने क्या कहा? When two or more elements, when two elements are combining together, for example, nitrogen and oxygen लिया, when these two elements are combining together to form various compounds, example, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, and it will be visible to N2O5. तो हो क्या रहा है? दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं. एग्री? एग्री? Yes. Yes, sir. राइट. ना एक बात बताओ, नाइट्रोजन का मास कितना? 40. कितने? 2. 28. 28 ग्राम कितने ग्राम के साथ ऐड कर रहा है? 16. अच्छा कितना ग्राम? 14. कितने ग्राम के साथ ऐड? 16. कितना ग्राम? 28. कितने ग्राम? 48. नाइट्रोजन कितना ग्राम? 14. कितना ग्राम? 32. कितना ग्राम? 28. कितना ग्राम? 64. कितना ग्राम? 28. कितना ग्राम? 80. उसने सर क्या कहा? N2O5 क्या है? डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. ओके सर. डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 को बोलते हैं. ठीक है, सर बताऊंगा बाद में. NO2 के बाजू में कौन सा है? N2O4.
अच्छा सुनो, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों ऑक्साइड ना न्यूट्रल होता है। These two oxides are neutral. Getting it? Or all of them are acidic oxides. और acidic strength बढ़ता है along the series. तो acidic character increase है। ये extra information है, ठीक है? हाँ, सुनो दूसरी चीज, लॉ क्या कह रहा था? अच्छा, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। कितने नाइट्रोजन है इधर? 2, तो डाई नाइट्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो ट्राई ऑक्साइड। कितने नाइट्रोजन है? मोनो तो नहीं बोलेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड 2 है ना। इधर डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन कितना ऑक्साइड? टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड। और इसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड, अगर नाम ही जानना है तो ठीक है। जैसे नाम में भी लिखा नहीं है कुछ भी। सर इसमें से लाफिंग गैस कौन सा है? ऑब्वियसली ये नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, पता है क्या, लैब में ना जिंक पड़ा होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स होता है, उसको ना डाइल्यूट HNO3 में डाल दो, लैब के अंदर ही पड़ा रहता है, तो जिंक नाइट्रेट बनता है और बहुत सारा लाफिंग गैस बनता है। लैब से भाग जाओ, just put it and then run away, nothing else, right? समझे? HNO3 में जिंक, हाँ हाँ, डाइल्यूट HNO3 के अंदर जिंक डालने का, बस और कुछ नहीं है। और जिंक का डब्बा पड़ा रहेगा अंदर, उसमें पतले पतले जिंक के ग्रैन्यूल्स होंगे, तो उठाओ और डाल दो और भाग जाओ। Now listen here, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स, राइट? नाउ तुम्हें ना एक एलिमेंट का मास फिक्स रखना है, तो 28 किसका फिक्स रखो? नाइट्रोजन, बहुत सिमिलैरिटी है राइट नाइट्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन के पास 28 14 है, तो दोनों का सबका मिला के 28 कर दूं। मुझे एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दूं। यस सर। तो एक बार बताओ, 14 ग्राम 16 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 14 ग्राम को मैं 28 ग्राम कर देता हूँ, ठीक है? तो 14 ग्राम रिएक्ट विद 16 ग्राम, तो 28 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 32। एग्रीड यस सर, एग्रीड ना। तो आया था 14 ग्राम reacts with 32 grams, so 28 grams, this double of it will react with how many grams? 64। किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है, राइट? डबल डबल करना है। ओके, नाउ लिसन, जब नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया ना, तो जो मास ऑफ अदर एलिमेंट है ना, वो भी ऑलवेज देयर इज अ सिंपल रेशियो होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:2। इन सारे मास का रेशियो क्या होगा? 1:2 2:2 एग्री? 16 से सबको डिवाइड करोगे तो 1:2 3 4 4 8, राइट? और 6:5। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अंडरस्टूड? ये लॉ है कि अगर मैं दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो अगर एक एलिमेंट का मास में फिक्स कर दो ना, तो दूसरे एलिमेंट का मास हमेशा सिंपल रेशियो बेयर करेगा। अंडरस्टूड? यस So write down this statement. Write down this statement. So नाइट्रोजन का फिक्स्ड रहता है? हाँ, तुम ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुमको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तुमको किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। अंडरस्टूड? So, but इस एग्जांपल में नाइट्रोजन का 14 पे फिक्स्ड है। नहीं 28 किया ना,
ये 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 किया, फिक्स किया ना 28 को। अगर 28 को फिक्स किया तो ऑक्सीजन ये आ गया 16, 32, राइट सर 48, 64, 64, 80 आ गया ना, राइट? यस सर So we'll always bear a simple ratio in that case. अब एक काम करोगे, स्टेटमेंट लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। When a fixed mass of one element, when a fixed mass of one element is reacting with, when a fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element, a fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element in order to form multiple compounds, in order to form multiple compounds, then the ratio of weights of another element, the ratio of weights of another element will always bear, the ratio of weights of another element will always bear a simple ratio. The ratio of weights of another element will always bear a simple ratio. कोई डाउट इसके अंदर? तो आपने बोला वो 28 पे फिक्स्ड है बट फिर कहीं जगह 14 है। अरे बेटा बट उसको फिक्स किया ना 28 पे, देन अगर 14 था तो उसको 28 बनाया ना मैंने, बताया तो दो कि 14 मॉलिक्यूल, ग्राम अगर, हाँ अगर 14 था तो कैसे? अच्छा एक बात बता, रेशियो का मतलब क्या होता है? सर आपकी वॉइस अगर 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है उस कंपाउंड बनाने के लिए, तो 28 ग्राम कितने ग्राम बनाएगा? 16 कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा उस कंपाउंड के हिसाब से? ओके सर, मैंने भी तो ये कहा ना कि अगर बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं और सारे कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट, हाँ अगर एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, तो दूसरे एलिमेंट का मास हमेशा सिंपल रेशियो बेयर करेगा, राइट? राइट सर, समझ में आ गया। हाँ अभी सुनो 1 second, you have written that statement whatever I have told you right now? Yes sir. One of the student, right, can repeat that please, because it's statement which I have just formulated. I don't cram things up. Just repeat that. Yeah, you can repeat. At the back side, I have a lot of noise. Can you please mute? Only one student. Yeah, just tell me. Just can you repeat that statement? When a fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element in order to form multiple compounds, then the ratio of weights of another element will always be a simple ratio. Then the ratio of weights of another element will always bear a simple ratio, right? Hey, copy it, whosoever required that what statement. Done. Now, what are the drawbacks of this particular theory? What are the drawbacks? What will be the drawbacks of this theory? Again, isobar. Obviously, isotopes. What isobar? Isotopes only, no. अगर एक बार बताओ, NO है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, तो N2O ले लो, इसमें 28 ग्राम है, ठीक है, इसके अंदर 28 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इसमें NO16 ले लो और N14 ले लो, N16 ले, O16 ले लो। अगर ऐसा सीन हुआ तो 28 ग्राम बताइए क्या ग्राम, कितना ग्राम हो जाएगा ये? बाप, ये क्या है? 18 ले लो,
तो ये बताओ नाइट्रोजन कितने का रिएक्ट कर रहा है? 14 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 18 ग्राम के साथ, तो 28 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 36। तो एक बार बताओ, मैंने इसका मास फिक्स कर दिया, तो क्या ये सिंपल रेशियो है क्या? इसका मैंने मान लिया, इसका अरे वाह, इसका रेशियो होगा 1:2। इसका क्या करूं? ये सिंपल रेशियो बेयर करेगा क्या? पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल है क्या? जब आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो गया तो जो ऑक्सीजन का मास हो गया वो 36 हो गया, पहले 32 था। 32 रेशियो 1:2 था। क्या रेशियो फिक्स रहा? मतलब रेशियो फिक्स रहा और इट इज अ सिंपल रेशियो, कॉम्प्लिकेटेड रेशियो? Complicated ratio. तो इट इज नॉट बेयरिंग अ सिंपल रेशियो, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एग्जैक्टली। हटाओ इसको। Yes sir. Yes sir. Okay, you want to copy drawback, you can do it, otherwise I'll just rub this off. Sir, 2 minutes. Just have it. Sir, done. Very good. Shall I rub this? Yes, sir. Yes sir. Yes. Okay, great. Second last law. What is the second last law? एवोगाड्रो लॉ। ना अभी कहाँ से? एवोगाड्रो नहीं। वाह, ये क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जरा ध्यान देना इस पे, ठीक है? What I'm doing, I am taking 3 elements: oxygen, carbon, and let's say hydrogen. Now when carbon and oxygen react, let's say it is forming CO2. When carbon and hydrogen react, let's say it forms CH4. Oxygen और hydrogen react, let's say it forms H2O. तो मेरे पास 3 एलिमेंट है, A, B और C. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि ना तुमको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तो तुम मुझे बताओ इनमें से किसका मास फिक्स करूं? ऑक्सीजन का करूं, कार्बन का करूं, हाइड्रोजन का करूं? ऑक्सीजन का करते हैं, ठीक है? चलो ऑक्सीजन का मास फिक्स करते हैं। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2, राइट? तो CO2 के अंदर मुझे बताओ कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 32 ग्राम। 32 ग्राम कितने ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 12 वेरी गुड, 12 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? नाउ अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर। हाँ, वाटर में कितने ग्राम हैं ऑक्सीजन के? 16 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 2 तुमने क्या कहा था सर ऑक्सीजन को फिक्स करो, तो ऑक्सीजन को 32 फिक्स कर दें, यहाँ पे 32 यहाँ पे 16। तो जब 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 32 ग्राम कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 4:32। हाँ, अंडरस्टूड। तो अगर एक एलिमेंट का मास मैंने फिक्स कर दिया ना, तो दूसरे एलिमेंट का मास आया 12 और दूसरे एलिमेंट का मास आया 4, तो 12 आया और 4 आया। क्या देंगे? जब ये दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, that means when carbon and hydrogen are reacting with it themselves, then या तो वो इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे, इसी वेट रेशियो में रिएक्ट करेंगे, या तो इसके सिंपल मल्टीपल में रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आई? या तो ये इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे 12:4 के, या तो इसके सिंपल मल्टीपल में रिएक्ट करेंगे। एक बात बताओ, कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या देता है? मीथेन के अंदर
कार्बन का कितना रेशियो है? 12 12 और हाइड्रोजन का कितना है? 4 हाँ कितना है? 4 4 रेशियो क्या निकली? 12:4 रेशियो क्या निकला? 12:। तो ये सेम रेशियो के साथ रिएक्ट कर रहा है या तो इसके सिंपल मल्टीपल के साथ करेगा? बात समझ में आई? Either it'll react in the very same ratio or in the simple multiple. ये लॉ समझ में आया? Yes, sir. अगर 3 एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, तो अगर मैंने एक एलिमेंट का मास फिक्स रखा ना, तो ये फिक्स मास इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये फिक्स मास इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो उसी मास के रेशियो के साथ रिएक्ट करेंगे जिस मास के रेशियो के साथ इसके साथ रिएक्ट किया था, या तो उसके सिंपल मल्टीपल में करेंगे। जिसका रेशियो आया था 12:4, तो इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे या तो इसके सिंपल मल्टीपल में रिएक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस रेशियो को। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो लकीली इस केस के अंदर इट इज रिएक्टिंग विद द सेम रेशियो। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर वेरी गुड। नाउ एक काम करते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, सल्फर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन लेट्स से SO2 बना रहा है, सल्फर और कार्बन CH2 बना रहा है, और ऑक्सीजन और कार्बन CO2 बना रहा है। एक बात बताओ, किसको फिक्स करना चाहोगे तुम? ऑक्सीजन को फिक्स करना चाहोगे? ठीक है, ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मुझे बताओ कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। सल्फर कितना ग्राम है? 14। अरे यार, सल्फर 32 ही होता है, भूल गए क्या? व्हाट इज द रेट ऑफ सल्फर? 32 ओनली ना? Yes. 16 × 2 32। किसके साथ याद करा? कितने ग्राम के साथ? 16 कितने ऑक्सीजन है? 2 तो कितना टोटल वेट हो गया? 32। वेरी गुड। कितने सल्फर के साथ याद कर रहे हैं? 1 कितना है वेट सल्फर का? 32 अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। हमने ऑक्सीजन फिक्स किया था, वो सल्फर के साथ याद कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना ग्राम? 32। वेरी गुड। कार्बन कितना ग्राम? 12। अब देखो, मेरे पास इसको फिक्स किया मैंने, तो मेरे पास रेशियो आया 32:12 का। एग्री? जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड, तो कितना ग्राम रिएक्ट करा सल्फर का? 64 वेरी गुड, 64। कितने ग्राम के साथ? 12 ग्राम के साथ। कोई डाउट उसके अंदर? नो सर। नहीं So, ना? कार्बन वाला अरे बात सुनो। कितना समझ में आया? ओ, रेशियो कितनी होनी चाहिए थी? व्हाट इज द रेशियो? 32 कार्बन का रेशियो क्या है? 32:12। 12 इसके अंदर कितना रेशियो आया कार्बन और सल्फर का? 64 64/12। सल्फर और कार्बन का है 64/12। 64:12। मैंने क्या कहा था? या तो इसी रेशियो के साथ रिएक्ट करेंगे या तो इसके सिंपल मल्टीपल के साथ करेंगे। तो जो 64:12 है और 32/12 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। तो सही है ना? या तो सेम रेशियो के साथ रिएक्ट कर लो या इस रेशियो के मल्टीपल के साथ रिएक्ट कर लो। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ Reciprocal proportion ठीक है, तो एक काम करो, लिखो ये लॉ। When a fixed mass of one element is reacting with variable masses of other two elements,
the variable masses of other two elements to form different compounds, then the other two elements अरे इसको समझ में नहीं आ रहा, घर की बातें बाहर चल रही है. हाँ, then the other two elements will react with each other. Either by the same mass ratio or Either by, sir? either by the same mass ratio or by simple multiple of that mass ratio. Understood? Simple multiple of That mass ratio. That मतलब the given mass ratio which will be forming. Of that mass ratio. सर 3 से ज्यादा होंगे तो वो ड्रॉबैक हो जाएगा. हाँ, आइसोटोप्स होंगे तो ड्रॉबैक आएगा ना. हेलो सर हम 3 से ज्यादा अगर करेंगे तो अरे वो फिर कोई और लॉ हो जाएगा यार. उसमें पता है कितने कॉम्बिनेशन होंगे. इनको छोड़ दो, बहुत प्रिमिटिव लॉज हैं, इनको कोई यूज नहीं करता आजकल. सिर्फ डाले हुए हैं ताकि तुमको पता लगे कि हिस्ट्री में कैसे आगे काम चला था. गेटिंग इट? ओके. हटाओ इसको. yes sir. Yes, sir. Yes Okay, I guess the time is up. Yes sir. Yeah, it's almost over. चलो तुम मस्ती वस्ती करो अपना, है ना? हाँ sir. ओके सर. Yeah, bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.